बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलेज से वापसी पर बहुत जोर की भूख लग रही थी। अम्मा ने ना जाने आज क्या पकाया होगा। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही मैंने सोचा, अस्सलाम वालेकुम, अम्मा जल्दी से खाना दे दें, बहुत जोर की भूख लग रही है। मैंने किचन की तरफ देखते हुए अम्मी को आवाज़ देकर कहा, मैं रोटियां बना रही हूँ, अभी खाना लगाती हूँ। यूनिफॉर्म तब्दील कर लो, तब तक सारा और वाजिद भी आ जाएंगे। अम्मी ने किचन से जवाब दिया, पहले मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद यूनिफॉर्म बदलूंगी। बरामदे में बिछी हुई चारपाई पर बैठते हुए मैंने कहा, तुम सब बहन भाइयों में सबसे बड़ी हो, लेकिन कोई सलीका ही नहीं है तुम में। छोटे बहन भाई तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे? हर काम में जिद और गुस्सा करती हो, कल को वो भी ऐसा ही करेंगे। मेरी बेसब्री पर अम्मी ने मुझे अच्छा खासा लेक्चर दे दिया था और गुस्से में भी आ चुकी थी। इसलिए ना चाहते हुए भी कपड़े चेंज करने के लिए अपने और सारा के मुश्तरका कमरे में आ गई। अलमारी से कपड़े निकाल रही थी जब सारा और वाजिद भी आ गए। मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो अम्मी ने बरामदे में रखी हुई मेज पर खाना लगा दिया था। दाल देखकर तो मेरी सारी भूख ही उड़ गई थी। ये क्या है, आज फिर दाल? मैंने नहीं खाना। रोज रोज दाल खा खा कर मैं तंग आ गई हूं। दाल पर नजर पड़ते ही मैंने गुस्से से कहा, बुरी बात है सीमा, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री करती हो। अम्मा ने आराम से समझाते हुए कहा, अम्मी मुझे ये बताएं कि दाल हमें मुफ्त मिलती है। अगर दाल के अलावा कुछ और पका लेंगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? अम्मी की बात को नजरअंदाज करते हुए मैंने पूछा, आप ही हर रोज आपको खाने पर एतराज होता है। हमारे घर में कौन कौन से खाने पकते हैं ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं ना। कैंटीन से कुछ खा लेती। सारा ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें क्या एतराज है, मैं खाऊं या ना खाऊं? और ये तुम्हारे छोटे से स्कूल की कैंटीन नहीं है जहां 10-20 रुपए की चीज मिल जाए। महंगाई सातवें आसमान पर है और पॉकेट मनी के नाम पर अब्बा जो भीख देते हैं उनसे कैंटीन में सिर्फ धक्के ही मिल सकते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं। मैंने गुस्से से एक एक लफ्ज चबा कर अदा करते हुए जवाब दिया। वाजिद सबसे बेनियाज खाना खाने में मसरूफ था। ना जाने आप सब कैसे रोजाना एक जैसा ही खाना खा लेते हैं, कभी चनों की, कभी मसूर की और कभी मूंग की दाल। मैं तो नहीं खा सकती। कुर्सी से उठते हुए कहा और कमरे के कोने में बिछी हुई चारपाई पर लेट गई। सीमा, मैं तुम्हारी इन हरकतों और ऐसी बातों से तंग आ चुकी हूं। तुम इस घर की सबसे बड़ी बेटी हो, लेकिन अकल नाम की कोई चीज तुम्हारे पास नहीं है। छोटे बहन भाई बगैर किसी जिद के खाना खा रहे हैं, जबकि तुम ऐसे जिद कर रही हो जैसे अभी 4-5 साल की बच्ची हो। अम्मी को शदीद गुस्सा आ चुका था और वो अब गुस्से में बोल रही थी। अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए खामोशी से उनकी डांट सुनने लगी। ऐसा करो, फ्रिज में से एक अंडा ले लो और अपने लिए ऑमलेट बना लो। कुछ देर बाद अम्मी ने नरम पड़ते हुए कहा, इस गर्मी में मुझसे किचन में नहीं जाना होता, प्लीज आप मुझे खाना खाकर बना दीजिएगा। शदीद भूख लगी हुई थी, इसलिए अम्मी के एक बार कहने पर ही मान गई थी। मेरे जवाब पर अम्मी ने अफसोस भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं जानती थी कि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगी कि मैं भूखी रहूं। अब्बा एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। मामूली सी तनख्वाह में बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। अक्सर तो महीने के आखिरी दिनों में फाका तक झेलना पड़ जाता था। मुझे घर के हालात देखकर बहुत गुस्सा आता था। मैट्रिक में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, इसलिए स्कॉलरशिप पर मेरा दाखिला एक अच्छे कॉलेज में हुआ था। कॉलेज में जाकर अपनी गुर्बत और कम माएगी का एहसास ज़्यादा बढ़ने लगा था। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकूं। खाना खाने के बाद अम्मी ने ज़बरदस्ती बर्तन किचन में रखवाए और किचन साफ करने का हुक्म भी दे दिया। 2 कमरों के इस छोटे से घर में सुकून से बैठकर पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता था। वाजिद घर से बाहर था जब सारा किताब हाथ में पकड़े रट्टा लगाने की कोशिश कर रही थी। प्लीज थोड़ा आहिस्ता पढ़ो, इस कमरे में मैं भी पढ़ रही हूँ। दूसरी बार मैंने सारा को टोका था। थोड़ी देर तक वो आराम से आहिस्ता आवाज में पढ़ती, लेकिन फिर आदत के मुताबिक ऊंचा पढ़ना शुरू कर देती। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। एक तो इस घर में एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं मिलता। हस्बे आदत सारा दोबारा से आंखें बंद करके ऊंची आवाज से रट्टा लगाने में मसरूफ हो चुकी थी और उसकी आवाज मेरे सर में हथौड़े की तरह लग रही थी। किताब खुद से दूर फेंकते हुए मैंने गुस्से से कहा,
आप ही, मैं ऐसा करती हूँ कि बाहर चली जाती हूँ, आप आराम से पढ़ लें। सारा ने बैग कंधे के साथ लगाते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गई। उसके कमरे से बाहर जाने पर मैंने शुक्र अदा किया और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। लेकिन मेरी किस्मत में चैन और आराम कहाँ। अभी स्कूल से पढ़ते हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि आंटी रेहाना, जो हमारी हमसाए में ही रहती थी, वो अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त भी थी, वो आ गई। अब कमरे से बाहर बरामदे में बैठकर वो दोनों गप्पे लगाने लगी। उनकी बातों की आवाज़ें इस कदर बुलंद थी कि अगर मैं घर के दरवाजे से बाहर खड़ी होती तब भी सुन लेती। यहाँ पर बैठकर पढ़ना तो नामुमकिन है, मुझे छत पर ही चले जाना चाहिए। सारी किताबें बैग में डाले हुए मैंने सोचा। कमरे से बाहर आई तो आंटी रेहाना चाय पीने के साथ साथ महंगाई पर भी तबसरा कर रही थी। ऊंची आवाज़ में सलाम करके तेज तेज कदम उठाती मैं छत पर आ गई। छत पर मौसम बहुत खुशगवार था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। आजकल मौसम बहुत معتدل था, ना बहुत सर्दी थी और ना ही गर्मी। दिन के वक्त धूप तेज होने की वजह से गर्मी हो जाती थी, इसीलिए ये हल्की हल्की हवा बहुत भली महसूस हो रही थी। छत पर प्लास्टिक की 2 कुर्सियां रखी हुई थी। एक कुर्सी पर अपना बैग और किताबें रखी और दूसरी कुर्सी पर बैठकर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। कल कॉलेज में टेस्ट था, इसलिए मैं बहुत अच्छी तैयारी करना चाहती थी। मैं बहुत तवज्जो से अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मुझे मुसलसल एहसास हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। अपना वहम समझकर मैं इस ख्याल को झटकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार मैं किसी की नज़रों की तपिश खुद पर महसूस कर रही थी। गर्दन घुमाकर दाएं बाएं हर तरफ देख रही थी, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे घर से आगे तो आबादी ही नहीं थी और पिछली तरफ भी कोई आबादी ना थी। हमारा घर नई आबादी में बना हुआ था। सामने वाले घर में तामीर का काम जारी था। उस तरफ अभी बहुत ज्यादा आबादी ना थी। घर की पिछली तरफ एक गहरी खाई थी और उसमें अहले मोहल्ला कूड़ा फेंकते थे। उस खाई के आसपास बहुत बड़े बड़े दरख्त भी मौजूद थे, जिन पर परिंदों के घोंसले बने हुए थे। फारिग वक्त में मैं अक्सर छत पर आकर उन दरख्तों को गौर से देखा करती थी, जिन पर परिंदों के घोंसले बने हुए दिखाई देते थे। मुझे मुसलसल नजरों की तपिश का एहसास बढ़ रहा था। अपना बैग बंद करते हुए मैं दरख्तों की तरफ देखने लगी। शायद कोई इन दरख्तों में छुपकर बैठा हुआ है, जिसने मुझ पर नजर गाड़ी हुई है। गौर से दरख्तों की तरफ देखते हुए मैंने सोचा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई इंसान तो क्या, उस वक्त मुझे यहाँ पर कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती मैं छत की मुंडेर की तरफ बढ़ने लगी। बहुत सी दरख्त की शाखें हमारी छत की तरफ भी आ रही थी। शाम का वक्त होने वाला था, सूरज गुरूब होने के करीब था। सूरज के गुरूब होने का मंजर हमेशा मेरे लिए बहुत पुरकशिश होता है, इसलिए सब कुछ भुलाकर आसमां के मंजर में खो गई। चंद लम्हों बाद ही मुझे घुटन का एहसास होने लगा। मुझे अपने बहुत करीब किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। घबराते हुए मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन यहां पर मेरे सिवा कोई और न था। छत पर आई हुई शाखों और करीबी दरख्त को मैं गौर से देखने लगी। मुझे एहसास हो रहा था कि इन घने पत्तों के पीछे कोई छुपा हुआ है जो मुझे देख रहा है। मोहल्ले के सारे लफंगे लड़के मेरी निगाहों में घूम गए और मेरा दिमाग गुस्से से खौलने लगा। एक बार मुझे किसी की शक्ल नजर आ जाए, फिर देखूं मैं क्या करती हूं। दरख्त की तरफ गौर से देखते हुए मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा, मैं मुसलसल ये जानने की कोशिश कर रही थी कि मुझे किसी की नजरों की तपिश का एहसास क्यों हो रहा है। ये मेरा वहम नहीं है। वहम होता तो इतनी देर तक मुझे एहसास ना होता। दरख्तों की पत्तों के दरमियान में तलाश करने की कोशिश करने लगी। गर्दन आगे की जानिब झुकाकर पूरी तवज्जो से देख रही थी, जब मुझे हैरत का शदीद झटका लगा और मैं चंद कदम खौफ से पीछे हो गई। नहीं नहीं, ये मेरा वहम है, मैंने खुद से कहा और दोबारा घनी शाखों और पत्तों के दरमियान गौर से देखने लगी। सुर्ख सुर्ख बड़ी बड़ी आंखें जैसे आग के दहकते हुए अंगारे हों मेरी तरफ ही देख रहे थे। जिसे मैं अपना वहम समझ रही थी वो हकीकत में मेरे सामने था। खौफ की एक शदीद लहर मेरे पूरे जिस्म में रेंगने लगी थी। खौफ के मारे मेरे कदम वहां ही जम गए थे। अपनी सारी हिम्मत जमा करते हुए मैंने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। अम्मी और आंटी रेहाना अभी तक बातें करने में मसरूफ थीं। क्या हुआ है? घबराई हुई क्यों हो? मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ते हुए देखकर अम्मी अपनी जगह से खड़ी हो गईं
और परेशानी से पूछने लगी। आंटी रेहाना भी हैरान निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। कुर्सी पर बैठकर मैं अपना सांस बहाल करने की कोशिश करने लगी। सांस मेरे हलक से अटक कर रह गई थी। अम्मी किचन से पानी ले आई थी। पानी पीकर मेरे औसान बहाल हुए थे। क्या हुआ था? अम्मी ने फिक्रमंदी से पूछा। उधर उधर दरख्त पर अजीब सी आंखें मैंने देखी थी। दोबारा से वो मंजर मेरी निगाहों में घूम गया था। खौफ से कांपते हुए मैंने बताया, परेशान मत हो, शाम के वक्त अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम मखलूकात अपने अपने ठिकानों की तरफ वापस आ जाती हैं। हो सकता है तुमने भी ऐसी ही कोई मखलूक देख ली हो। परेशान मत हो, अल्लाह ताला सब बेहतर करने वाला है। आंटी रेहाना ने मेरी बात सुनने के बाद मुझे तसल्ली देते हुए कहा, कितनी बार तुमसे कहा है कि शाम के वक्त जब छत पर जाओ या सैन में कोई काम कर रही हो तो सर ढांप लिया करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। हमारी माएँ इस बात पर बहुत सख्ती करती थीं कि नंगे सर कोई भी लड़की घर से बाहर ना निकले, बल्कि कमरे से भी बाहर ना निकले। आजकल के इस फैशन ने तो जान अजाब बना कर रख दी है। अम्मी ने मेरे सर से उतरते हुए दुपट्टे को देखते हुए कहा और दुपट्टा मेरे सर पर रखते हुए डांटने लगी। उस वक्त उनकी डांट भी फिक्र में डूबी हुई थी कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मुसीबत पीछे पड़ गई तो क्या होगा। उस वक्त बहुत ज्यादा डर रही थी। आप उसे मजीद मत डांटें, आइंदा के लिए इसे समझाइएगा, आंटी रेहाना ने अम्मी को समझाते हुए कहा। अम्मी दुआएं पढ़कर मुझ पर फूंकने लगी। थोड़ी देर बैठने के बाद आंटी रेहाना चली गई। मेरा बैग छत पर पड़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत और हौसला नहीं था कि मैं छत पर जाकर अपना बैग लेकर आ सकती। वाजिद आया तो मैंने उसे छत पर भेजा कि वो मेरा बैग ले आए। रात को सोते हुए भी वो सुर्ख खौफनाक आंखें मेरी निगाहों के सामने बार बार घूमने लगती और मेरा सारा जिस्म खौफ से कांपने लगता। उन आंखों में न जाने ऐसी कौन सी कशिश थी जो मैं उन्हें भुला ही नहीं पा रही थी। मेरी हालत देखते हुए अम्मी भी रात को हमारे कमरे में सो गई। अब्बा ने मुझे समझाया और तसल्ली भी दी। अम्मी ने मुझे कॉलेज से छुट्टी करने का कहा था, लेकिन मैं छुट्टी नहीं करना चाहती थी, इसलिए कॉलेज आ गई। कॉलेज आकर भी मेरी तबीयत बहुत बेचैन थी। पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो दोनों आंखें मेरा पीछा कर रही हैं। मैं जहां भी जाती हूं दोनों आंखें मेरे पीछे पीछे होती हैं। क्लास में जाने की बजाय मैं अपनी दोस्त के साथ कैंटीन में आ गई। क्या बात है सीमा, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। फारिया ने परेशान निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, तुमने ठीक कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ने मुझे मना भी किया था कि कॉलेज ना आऊं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और अब यहां आकर पछता रही हूं। कुर्सी की सीट के साथ टेक लगाते हुए मैंने जवाब दिया, अब अगर आ ही गई हो तो मजीद कोई क्लास मिस नहीं करनी। फारिया ने कहा तो मैंने अस्बात में सर हिला दिया। दूसरी क्लास शुरू हुई तो हम क्लासरूम में आ गई। किताब निकालने के लिए बैग में हाथ डाला तो बहुत नरम सी चीज हाथ से टकराई। ये क्या है? मैंने हैरत से सोचा और उस नरमो गुदास चीज को बाहर निकाला तो वो गुलाब के महकते हुए ताज़ा ताज़ा सुर्ख फूल थे। फूलों की खुशबू से मेरा हाथ भी महकने लगा था। ये फूल मेरे बैग में कहाँ से आए? फारिया से मैंने पूछा, लेकिन उसकी तवज्जो मेरी तरफ बिल्कुल न थी। वो डाइस पर टीचर के साथ खड़े स्टूडेंट को देख रही थी। नया चेहरा देखकर मैं भी उसकी तरफ मतवज्जे हो गई। वो नौजवान अपना तारुफ करवा रहा था। किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आया था। मेरा नाम जैकम है और मैं पेशावर से आया हूँ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लम्हे भर के लिए तो मैं चौंक गई। ये आंखें तो मैंने पहले भी कहीं देखी हैं, लेकिन कहाँ देखी हैं याद नहीं आ रहा। उसकी तरफ देखते हुए मैंने खुद से कहा और दोबारा फूलों की तरफ मतवज्जे हो गई। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। फूलों की तरफ देखते हुए मैंने परेशानी से सोचा, इससे पहले कि टीचर लेक्चर शुरू करती, आने वाला नया स्टूडेंट मेरी सीट से अगली सीट पर आकर बैठ गया। उसके कलवन की महक मेरे नथनों से टकराने लगी। वो बहुत तवज्जो से लेक्चर सुन रहा था। मेरा ध्यान टीचर की बजाय उसकी तरफ से ज्यादा था। मुझे क्यों नहीं याद आ रहा मैंने इसे कहाँ देखा है। मैं याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए सर झटक कर मैं टीचर की तरफ मतवज्जे हो गई। फारिग वक्त में लाइब्रेरी में खामोशी से आंखें बंद करके बैठी हुई थी। जब मुझे अपने करीब दो कलवन की
वही खुशबू महसूस हुई तो मैंने आंखें खोल कर देखा। सामने वाले बुक रैक के करीब खड़ा वो कोई किताब तलाश करने की कोशिश कर रहा था। फारिया मेरे साथ वाली सीट पर बैठी किताब पढ़ रही थी और अब न जाने वो कहाँ चली गई थी। उसकी खाली कुर्सी देखकर हैरत से मैंने सोचा, अब वो अपनी मतलूबा किताब हाथ में पकड़कर मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। वो मेरी मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर था या जानबूझकर ऐसा कर रहा था, मुझे उसका अंदाजा नहीं हो रहा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेने चली गई थी, शायद भूख की वजह से तुमने आंखें बंद कर ली थी, मेरे करीब आकर फारिया ने कहा। फारिया की आवाज़ ज़्यादा ऊंची तो ना थी, लेकिन सामने बैठे हुए नए स्टूडेंट जैगम ने निगाहें उठाकर पहले फारिया की तरफ और फिर मेरी तरफ देखा था। उसे अपनी तरफ मतवज्जे देखकर फारिया शर्मिंदा हो गई थी। अगर तुम कुछ खाने के लिए गई थी तो कुछ लेकर भी आती, खाली हाथ क्यों आ गई हो? शर्मिंदगी को छुपाते हुए मैंने कहा, कैंटीन में बहुत ज़्यादा रश था, लाइन लगी हुई थी, इसलिए मैं वापस आ गई। फारिया ने बेचारगी से कहा और मेरी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। आंखों ही आंखों में इशारा करके उसके बारे में पूछने लगी, लेकिन मैंने अनजान बनते हुए कंधे उचका दिए। जैगम किताब पढ़ने में मसरूफ था। तुम अगर कुछ खाने के लिए ले आती तो अच्छा होता, मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, रात को भी खाना सही तरीके से नहीं खाया था, अब मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। फारिया की तरफ देखते हुए मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं कॉलेज से बाहर चली जाती हूँ और तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। फारिया ने जवाब दिया, नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जी चाह रहा है कि मैं घर चली जाऊं। दोबारा से आंखें बंद करके सीट के साथ टेक लगाते हुए मैंने कहा, तुम भी यहाँ पर बैठने की बजाय मेरे साथ चलो। फारिया ने पेशकश की। मैं नहीं जाना चाहती, इनकार करते हुए मैंने कहा, अगर आपकी तबीयत बहुत नासाज है तो आप बुरा न माने तो मैं आपको खाने के लिए कुछ ला देता हूँ। किताब बंद करके टेबल पर रखते हुए उसने कहा। मैं और फारिया दोनों उसकी तरफ मतवज्जे हो चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए हमें पेशकश कर रहा था। उसकी ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने मुस्कुराते हुए उसे मना कर दिया, आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपकी सेहत बेहतर होगी तो आप भी मुझे अपनी पॉकेट मनी से कुछ खिला दीजिएगा। अपनी सीट से उठते हुए उसने कहा और लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अगर वो कुछ खाने के लिए ला रहा है तो तुम्हें क्या एतराज़ है? फारिया ने मुंह बसोरते हुए कहा। तो मुझे उसके अंदाज पर हंसी आ गई। वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह मुझे देख रही थी। अच्छी बात नहीं है ना, हम उसे जानती भी नहीं हैं और वो हमारे लिए बाजार चला गया है। मैंने जवाब दिया, अगर लाइब्रेरियन साहिबा ने हमें यहाँ पर कुछ खाते हुए देख लिया तो फिर हमारी खैर नहीं, बेहतर है कि यहाँ से बाहर चलती हैं और दरवाजे के सामने खड़े हो जाती हैं। फारिया ने अपना बैग उठाते हुए कहा। उसकी बात तो बिल्कुल ठीक थी। लाइब्रेरी के अंदर कुछ भी खाने पीने की इजाज़त नहीं थी। हम लाइब्रेरी के दरवाजे से बाहर निकली तो जैगम अंदर दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में मुख्तलिफ शॉपर्स भी थे। लाइब्रेरी के अंदर बैठकर खाना मना है, इसलिए हम बाहर आ गईं। फारिया ने जल्दी से जवाब दिया, किसी बेंच पर बैठकर खाते हैं। जैगम ने आगे पीछे देखते हुए कहा और मुनासिब जगह तलाश कर रहा था। एक बेंच पर बैठकर उसने खाने का सामान खोला तो हमारी आंखें खुल गईं। वो बहुत ज़्यादा सामान ले आया था। आपने बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ किया है, इस सब की क्या ज़रूरत थी? मैंने शर्मिंदा होते हुए कहा। ये सब खाने के लिए है और आप दोनों ने खाना है। उसने लापरवाह अंदाज से जवाब दिया। खाना देखकर तो मेरी भूख चमक उठी थी, लेकिन उसके सामने तो मैं बेसब्री का मुजाहरा नहीं कर सकती थी। बातों के दौरान वक्त गुजरने का पता ही न चला और फारिया की गाड़ी का ड्राइवर उसे पिक करने के लिए आ गया। अब मैं भी चलती हूँ, मेरी वैन भी आने वाली होगी। उसके साथ अकेले बैठते हुए मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने उठते हुए कहा, ये सब खाना आप साथ ले जाएं, दोबारा भूख लगे तो खा लेना। खाना पैक करके मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं लेकर जाती, आप खुद ले जाएं। मैंने इनकार करते हुए कहा, मैं तो यहाँ से ऑफिस जाऊंगा और फिर शाम को जिम जाऊंगा, ये सब तो रात तक खराब हो जाएगा, प्लीज आप ले जाएं वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। मासूम सी शक्ल बनाते हुए उसने कहा। तो ना चाहते हुए भी मुझे शॉपर बैग पकड़ने पड़े। घर आने तक मुझे दोबारा भूख लग चुकी थी। सारा और वाजिद के साथ मिलकर मजे से सब खाना खाया।
अम्मी सारा और वाजिद को भी आधा सच बताया था कि हमारे कॉलेज में नई स्टूडेंट आई है जो बहुत अमीर है और मेरी दोस्त बन गई है। उसी ने ये सब लेकर दिया है। अगर अम्मी को पता चलता कि ये दोस्त कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है तो अम्मा ने खाने के साथ साथ जूते भी खिलाने थे और कॉलेज जाना भी बंद कर देना था। इसलिए उस मेहरबान दोस्त का मुकम्मल तारुफ ना करवाया था। आज जैकम से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पहले से उसे जानती हूँ। आने वाले दिनों में हम एक दूसरे के और करीब आ गए थे। मैं उसके साथ ज्यादा पुरतकल्लुफ नहीं होती थी। मैंने अपने लिए एक हद मुकर्रर की हुई थी, उससे आगे बढ़ना मुमकिन न था। तन्हाई में मुझे अक्सर एहसास होता था कि बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें मुझे देख रही हैं। आज कॉलेज से छुट्टी के बाद बाजार चलते हैं, मैंने कुछ शॉपिंग करनी है। फारिया ने पहली क्लास खत्म होने के बाद कहा। मैंने आज अम्मी को नहीं बताया। वैन वाले ने घर जाकर बताया तो अम्मी बहुत गुस्सा होंगी। तुमने भी मुझे अपने प्लान के बारे में कल नहीं बताया। अगर कल बता देती तो आज मैं अम्मा से इजाज़त ले चुकी होती। फारिया को इनकार करते हुए मैंने कहा, कल बातों ही बातों में मुझे याद ना रहा, लेकिन तुम ऐसा करना कि तैयार रहना। मैं शाम से पहले ही तुम्हारे घर आ जाऊंगी और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। फारिया ने मुझसे कहा, ये ठीक रहेगा, वरना अम्मी से बहुत डांट पड़ती अगर मैं कॉलेज से तुम्हारे साथ बाजार चली जाती। मैंने शुक्र अदा करते हुए उससे कहा, कॉलेज से वापसी पर मैंने अम्मी से इजाज़त ले ली। ऐसा पहली बार ना हो रहा था। इससे पहले भी मैं और फारिया बहुत बार बाजार जा चुकी थी। शाम से पहले ही फारिया ड्राइवर के साथ आ गई। फारिया ने अपने लिए ड्रेस और जूते खरीदे। ड्रेस शॉप का मालिक 40 साल से ऊपर का था और बहुत पुरशौक निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी चुभती हुई निगाहों से मुझे बहुत उलझन महसूस हो रही थी। मैं जल्द से जल्द इस शॉप से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन फारिया ड्रेस पसंद करने में मसरूफ थी। फारिया के फ़ोन पर कॉल आई तो वो फ़ोन लेकर दुकान के एक कोने में चली गई। बज़ाहिर मैं ड्रेस देख रही थी, लेकिन मेरी नज़र दुकान के मालिक की तरफ थी। मुझे अकेला देखकर अब वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। खौफ से मेरी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। हाथ की पुश से मैंने पसीना साफ किया और लापरवाह अंदाज से दोबारा ड्रेसेस की तरफ मतवज्जे हो गई। मैं अपना खौफ उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। मैम, आपको कोई ड्रेस पसंद आया? मेरे बिल्कुल करीब आकर उसने कहा। निगाहें अब भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। मैं अभी देख रही हूँ। थूक निगलते हुए मैंने जवाब दिया, आपको जितने ड्रेसेस चाहिए ले सकती हैं। यह ऑफर सिर्फ आपके लिए है। इन कपड़ों की कीमत की फिक्र मत कीजिएगा, ये सब आपके लिए फ्री हैं। खबासत भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए उसने कहा, क्या मतलब फ्री हैं? मैंने हैरान होते हुए पूछा, मतलब आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ये समझ लें कि हमारे दोस्तों को ये सब कुछ फ्री मिल सकता है। दुकान में मौजूद अशिया की तरफ इशारा करते हुए एक आंख दबाकर उसने कहा, मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो ड्रेस खरीदने होंगे मैं वो खरीद लूंगी। मैं वैसे भी यहाँ शॉपिंग करने नहीं आई, मेरी दोस्त आई है, उसी को शॉपिंग करनी थी, मुझे नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उससे जान छुड़ाना चाहती थी, इसलिए जल्दी से कह दिया, आपकी दोस्त जो शॉपिंग कर रही हैं तो आप भी कर लें। हमने कौन सा आपसे पैसे मांगने हैं। मेरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए उसने कहा। अचानक से आग का एक शोला निकला, जैसे बिजली का सर्किट शॉर्ट हो तो शोला निकलता है। दुकान का मालिक एक जोरदार झटके से दूर जा गिरा और उसका सर जोर से फर्श से टकराया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। काम करने वाले लड़के जमीन पर गिरे हुए अपने मालिक को उठा रहे थे। इंतहाई खौफजदा और हैरतजदा निगाहों से वो शख्स मेरी तरफ देख रहा था। एकदम से जैगम न जाने कहाँ से आ गया। यहाँ पर क्या कर रही हो? इंतहाई गसील लहजे से उसने पूछा। फारिया के साथ आई हूँ। उसके लहजे की तलखी और गुस्से को महसूस करते हुए हैरत से मैंने जवाब दिया। फारिया कहाँ है और तुम किधर हो? उसने इंतहाई तंजिया लहजे से कहा। मुझे उसके अंदाज पर बहुत हैरत हो रही थी। मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि वो मुझसे इस तरह बात कर रहा था? फारिया दुकान के आखिरी कोने पर हर चीज से बेखबर ड्रेस पसंद करने में मगन थी। जब घर से तुम फारिया के साथ आई हो तो यहाँ पर उससे अलग क्यों हो? उसके साथ क्यों नहीं हो?
वो एक एक लफ्ज गुस्से से चबा चबा कर बोल रहा था। फारिया की कॉल आ गई थी और वो यहाँ से चली गई। सर झुकाकर मैंने उसे शर्मिंदगी से जवाब दिया, अब यहाँ पर ही खड़ी रहोगी या घर भी जाना है? मेरे हाथ से एक खूबसूरत सा ड्रेस लेकर जमीन पर फेंकते हुए उसने कहा, कूल डाउन ज़ैगम, क्या हुआ है, क्यों गुस्सा कर रहे हो? उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। ये आंखें मैंने पहले भी कहीं देखी हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें मैंने कहाँ देखी हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा था। फारिया को बुलाओ और निकलो यहाँ से, हुक्म देने वाले अंदाज से उसने कहा और फारिया की तरफ बढ़ने लगा। मुझे ज़ैगम के रवैये पर बहुत हैरत हो रही थी। ज़ैगम के मजबूर करने पर फारिया अपनी शॉपिंग मुकम्मल किए बगैर ही आ गई। ये अचानक से ही जालिम कहाँ से आ गया और इतने गुस्से में क्यों था? फारिया ने गाड़ी में बैठते हुए मुझसे पूछा। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ से आया था और क्यों गुस्से में था। मैंने जवाब दिया। गली के कोने पर गाड़ी रुकी तो अल्लाह हाफिज कहते हुए जल्दी से नीचे उतर गई। अभी थोड़ा चली थी, पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी जा चुकी थी, लेकिन गली के कोने पर खड़े शख्स को देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। ज़ैगम दोनों हाथ सीने पर बांध कर इत्मीनान से खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। ये मेरा वहम है या हकीकत? मैंने सर झटक कर दोबारा देखा। वो अब भी मेरी तरफ ही मतवज्जे था। इर्द गिर्द से बेखबर वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसके अलावा उसे कोई काम ना हो। उसकी आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये कैसे मुमकिन है कि किसी इंसान की आंखों से रोशनी निकले? उसे भी मैं अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। बाजार से जल्दी घर वापस आ गई थी। कल कॉलेज से छुट्टी थी, इसलिए उस वक्त फारिग थी। बहुत दिनों से मैं छत पर भी नहीं गई थी। थोड़ी देर अम्मी के पास बैठने के बाद मैं छत पर आ गई। मुझे वो वाकया अच्छी तरह से याद था जिस दिन अपने घर की छत से करीब वाले दरख्त पर मैंने अजीबो गरीब बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें देखी थी। छत के उस कोने पर जाने की बजाय मैं दूसरी तरफ आ गई। शाम का वक्त था, इसलिए लोग गलियों में घूमते फिरते दिखाई दे रहे थे। बच्चे खेल में मसरूफ थे। खुली जगह पर सांस लेना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ज़ैगम की डांट और गुस्से की वजह से दिल पर जो बोझ महसूस हो रहा था, खुली हवा में आने की वजह से जाता रहा। मैं शाम के उस खूबसूरत मंजर में खो गई। मैं न जाने और कितनी देर तक शाम के खूबसूरत मंजर में खोई रहती। अचानक ही दरख्तों पर परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तेज आवाज़ ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। परिंदों की आवाज़ से ऐसा महसूस हो रहा था कि वो खौफ से चिल्ला रहे हैं। मैं दरख्त की तरफ गौर से देखने लगी। शायद कोई सांप किसी दरख्त पर चढ़ गया है, जिसे देखकर परिंदे शोर मचा रहे हैं। दरख्त के नज़दीक जाते हुए मुझे डर लग रहा था, इसलिए दूर से ही देख रही थी। अचानक ही काले रंग का एक बड़ा सा परिंदा दरख्त से उड़ता हुआ मेरी तरफ आने लगा। ये परिंदा आम परिंदों से बहुत बड़ा और मुख्तलिफ था। सबसे खास बात उसके चेहरे पर चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें थीं, जो दूर से ही अंगारों की तरह दहकती हुई दिखाई दे रही थी। परिंदा सुस्त रवि से उड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। खौफ से मेरा सारा बदन कांप रहा था। मैं जोर जोर से चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज मेरे हलक में ही फंस चुकी थी। परिंदा मेरे करीब आ गया और मेरे सर पर मंडलाने लगा। वो मेरे आसपास गोल गोल चक्कर काट रहा था। ऐसा खौफनाक परिंदा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। खौफ से मेरा सारा जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था और सांस हलक में ही अटक रही थी। इससे पहले कि वो परिंदा अपने बड़े बड़े पंजों से मुझ पर वार करता, मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। मेरी बंद होती आंखों ने जो मंजर देखा वो बहुत हैरान कुन था। ज़ैगम मुझे जमीन पर गिरने से बचा रहा था। ज़ैगम की मौजूदगी महसूस करके मैं बहुत हैरान हो रही थी और फिर मैं इर्द गिर्द से बेखबर हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर मौजूद थी। अम्मी, अब्बास, सारा और वाजिद भी मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब्बा ने मुझे आंखें खोलते हुए देखा तो जल्दी से पूछा। मैंने असबात में सर हिला दिया। सारा वाकया मेरे जहन में गर्दिश करने लगा था। तुम्हें क्या हुआ था? छत पर बेहोश क्यों हो गई थी? वो तो अच्छा हुआ वाजिद छत पर गया और तुम्हें छत पर बेहोश देख लिया, वरना ना जाने कब तक छत पर ही बेहोश पड़ी रहती। मेरे सर के करीब बैठे हुए अम्मी ने फिक्रमंदी से कहा। पता नहीं मुझे क्या हुआ था।
आंखें बंद करते हुए मैंने जवाब दिया, मैं किसी को कुछ जवाब नहीं देना चाहती। अम्मी अब्बा को असल बात बताती तो वो बहुत परेशान हो जाते। एक बार पहले भी तुम छत पर गई थी तो डर गई थी। मना किया है, छत पर मत जाया करो। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं छत पर चली गई, अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। अम्मी का हाथ अपने हाथ में पकड़कर मैंने शर्मिंदा होते हुए कहा, अगर मैं छत पर ना जाती तो वो खौफनाक परिंदा भी मुझे दिखाई न देता। अच्छा ठीक है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के बाद एहतियात करना है और छत पर बिल्कुल मत जाना। अब इसे खाना दो, बहुत रात हो चुकी है, मैं सोने के लिए जा रहा हूं। अब्बा ने अम्मा की तरफ देखते हुए कहा और दूसरे कमरे में चले गए। अब्बा के जाते ही सारा और वाजिद मेरे दाएं बाएं आकर बैठ गए। आपको सच बताना होगा कि आपने छत पर क्या देखा था जिसे देखकर बेहोश हो गई थी। सारा ने कहा, इस वक्त इसे तंग करने की कोई जरूरत नहीं है, कल सुबह इससे बात कर लेना। अम्मी ने सारा और वाजिद को मना करते हुए कहा। उन दोनों के मुंह लटक गए थे, वो कुछ चटखारेदार कहानी सुनना चाहते थे। इस वक्त इसके लिए खाना गर्म करके ले आओ और सुबह इससे तफसील से पूछ लेना। सारा की लटकी हुई शक्ल देखकर अम्मी ने कहा। ना चाहते हुए भी सारा को किचन में जाना पड़ा और वाजिद भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, लेकिन अम्मी के सामने खाने से इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी थोड़ा सा खाना खा लिया था। अम्मी को मैंने तसल्ली दी थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो जाकर आराम करें। मेरी तरफ से बहुत परेशान थी, अपने कमरे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे असरार पर वो अपने कमरे में चली गईं। सारा और वाजिद भी सो चुके थे, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो खौफनाक परिंदा और ज़ैगम बार बार मेरी निगाहों के सामने आ रहे थे। उन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? मेरा जहन एक ही सोच पर अटका हुआ था। यह मेरा वहम नहीं था। मैंने बेहोश होने से पहले छत पर ज़ैगम को देखा था। मैं उससे मिलकर जानना चाहती थी। कल एतवार था, यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी, इसलिए मैं उससे नहीं मिल सकती थी। एतवार का सारा दिन बहुत बेचैनी से गुजरा, किसी काम में भी जी नहीं लग रहा था। यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल होते ही मेरी निगाह ज़ैगम को तलाश करने लगी। वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा बातें करने में मसरूफ़ था। मैं जल्द से जल्द उससे बात करना चाहती थी, इसलिए किसी की परवाह किए बगैर उसके करीब पहुंच गई। मुझे अपनी तरफ आता देखकर वो अपना ग्रुप छोड़कर मेरी तरफ आ गया। मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, मेरे साथ कैंटीन में चलो, आराम से बैठकर बात करेंगे। उससे कुछ कहने से पहले मैंने जल्दी से कह दिया और कैंटीन की तरफ बढ़ने लगे। कैंटीन में उस वक्त ज़्यादा रश न था। एक तारीख गोशे में हम बैठ गए। अब बोलो क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए उसने मुस्कुरा कर पूछा। मुस्कुराते हुए उसकी आंखों के किनारे सुर्ख हो गए थे। ये सब क्या हो रहा है? उसकी आंखों की तरफ देखते हुए मैंने सोचा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे बारे में सच जानना चाहती हूँ, एकदम से मैंने संजीदा अंदाज से कहा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। मैं कौन हूँ और तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? उसने सवाल किया। मेरे जहन में झमाके हो रहे थे। ये आंखें मैंने सबसे पहले उस दरख्त पर देखी थी और इन्हें देखने के बाद मैं बुरी तरह से खौफजदा हो गई थी। मुझे याद आ गया था, मैं तुम्हारी हकीकत जानना चाहती हूँ। ठोस लहजे से उसकी आंखों में देखते हुए मैंने कहा, मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो। ज़ैगम ने निगाहें मेरे चेहरे पर जमाते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि उस खौफनाक परिंदे से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। अब की बार मैंने उससे असल बात पूछ ली थी। मैं मजीद किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। अगर तुम मेरी हकीकत जानना चाहती हो तो आज रात फिर छत पर आ जाना, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। उसने संजीदा अंदाज से जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा जहन तो उसे कबूल कर रहा था, लेकिन दिल इस बात को कबूल नहीं कर रहा था कि ज़ैगम और परिंदे का आपस में कोई ताल्लुक है। मुझे यकीन था कि ज़ैगम मेरा सवाल सुनकर हंसेगा, लेकिन वो तो ये भी जानता था कि मैं कल छत पर मौजूद थी। तुम्हें डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। खौफ से नीले पड़ते हुए मेरे चेहरे की तरफ देखकर उसने जल्दी से कहा। मेरी पेशानी पर खौफ की वजह से पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। अपना चेहरा साफ कर लो। एक हाथ से टिश्यू पेपर मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, छत पर नहीं आ सकती, अम्मी ने सख्ती से मना किया है। धीमे लहजे से मैंने कहा,
बाहर सहन में या बरामदे में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर वो उठा और कैंटीन से बाहर चला गया। सारा दिन मेरी तबीयत बहुत उदास और बेचैन थी। मैं रात होने का इंतजार कर रही थी। रात 12 बजते ही मैं कमरे से उठकर बाहर सहन में आ गई। जैगम बरामदे के कोने में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखकर मुझे हैरत हुई। तुम अंदर कैसे आए? उसके करीब पहुंचकर मैं आहिस्तगी से पूछने लगी। मुझे कहीं भी आने जाने के लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, लेकिन मुकम्मल जवाब देने की बजाय वो मेरी तरफ देखने लगा। क्योंकि तुम कौन हो? उसी की बात को मैंने आगे बढ़ाया। तुमने ठीक अंदाजा लगाया है सीमा, मैं इंसान नहीं बल्कि जिनजात हूं। जैगम ने मेरे सर पर बम फोड़ा था। बेयकीन निगाहों से मैं उसे देखने लगी। पहली बार मैंने तुम्हें छत पर देखा था। तुम बहुत मासूम और खूबसूरत लग रही थी। मेरी खाला का इंतकाल हुआ था। सब घर वाले इधर ही रुक गए थे, लेकिन मैं वापस जा रहा था कि तुम पर नजर पड़ गई और फिर मैं यहाँ का ही होकर रह गया। तुम इंसान हो और मैं जिन, लेकिन मेरा खुद पर कोई इख्तियार नहीं। दोनों हाथ मेरे चेहरे के सामने इंकार सूरत लहराते हुए उसने बेबसी से कहा, तुम्हें अपनी दुनिया में कोई लड़की पसंद नहीं आई? मैंने हैरत से उससे पूछा। नहीं, तुम्हारी दुनिया में बहुत अरसे से बुराई के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं। कभी कोई लड़की दिल को पसंद नहीं आई। तुम पहली ही लड़की हो जिसकी तरफ मेरा दिल खुद ब खुद माइल हो गया, और तुम्हारी खातिर मैंने यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले लिया। मासूम सी सूरत बनाते हुए उसने कहा, पहली ही नज़र में तुम मुझे भी अच्छे लगे थे, लेकिन इस अंदाज से मैंने कभी नहीं सोचा। कंधे उचकाते हुए मैंने जवाब दिया, तुम किस अंदाज से सोचते हो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें सब सच बता दिया। जैगम ने प्यार भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसकी नज़रों में ना जाने क्या था कि मेरी आंखें खुद ब खुद झुक गईं। अचानक से ही उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार हुए। तुम जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाओ और सुबह होने से पहले कमरे से बाहर मत आना। मेरे दुश्मन मुझे मारना चाहते हैं। मुझे इसी वक्त अपने उस्ताद मोहतरम अबू अस्सीरी के पास जाना होगा। जैगम ने तकलीफ बर्दाश्त करते हुए कहा। क्या मतलब है? कौन तुम्हें मारना चाहता है? मैंने हैरत से पूछा। मैं इस दुनिया में बुराई के खात्मे के लिए अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। शैतान के चेले मेरे दुश्मन हैं और रास्ते से हटाना चाहते हैं, इसलिए ओछे हथकंडे करते रहते हैं। अब तुम जल्दी से अंदर कमरे में चली जाओ। जैगम के इजहार मोहब्बत के बाद तो मेरी जिंदगी बदल गई थी। हर रोज रात के वक्त वो मुझसे मिलने के लिए आ जाता और फिर हम देर तक बातें करते। कॉलेज में भी वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो मेरी मोहब्बत में दीवाना था। किसी को आंख उठाकर मेरी तरफ नहीं देखने देता था। तन्हाई मिलने पर भी उसने मुझे कभी छूने या करीब होने की कोशिश ना की थी। वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं पढ़ाई के बाद नौकरी करना चाहती थी ताकि अब्बा की मदद कर सकूं, क्योंकि वाजिद अभी छोटा था। वो शादी के बाद मुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था। मैं उसके साथ दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं अपने माँ बाप को गुर्बत में ज़िंदगी बसर करते छोड़कर नहीं जा सकती थी, और साफ अल्फाज में मैंने ये सब कुछ जैगम से कह दिया था। मेरी बात सुनकर उसे बहुत मायूसी हुई थी, क्योंकि उसके वालिदैन अब उसे शादी करने पर जोर दे रहे थे। जन्नात 2-2, 3-3 शादियां करते हैं और उनकी औलादें भी ज़्यादा होती हैं, इसलिए जैगम के वालिदैन भी उसे शादी के लिए कह रहे थे। पढ़ाई मुकम्मल करके नौकरी तलाश करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। जैगम ने मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं इतनी खुद गर्ज नहीं हूं कि अपने वालिदैन को गुर्बत की चक्की में पिसते हुए छोड़कर चली जाऊं। मैंने 2 टोक अल्फाज में उसे अपने फैसले से आगाह किया। वो शायद मुझसे नाराज हो चला था। कॉलेज से वापसी पर अम्मी अब्बा के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा भी बंद था। इसका मतलब था कि दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुला होगा। अम्मी अब्बू के कमरे को ही ड्राइंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये आज कौन से ऐसे खास मेहमान आ गए हैं? किचन में आकर हांडी का ढक्कन उठाते हुए मैंने सोचा। इससे पहले कि मैं खाना शुरू करती, अम्मी किचन में आ गईं। तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। किचन के दरवाजे पर ही खड़े होकर अम्मी ने कहा और वापस मुड़ गईं। मुझे कुछ समझ ना आ रही थी कि ऐसे कौन से मेहमान हैं जिनके सामने मुझे भी बुलाया जा रहा है। दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और ऊंची आवाज से सलाम किया। कुर्सी पर बैठा जैगम मुझे देखकर मुस्कुराया। एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी कमरे में मौजूद थे। सीमा, जैगम तुमसे शादी करना चाहते हैं और
ان کے مجبور کرنے پر ہی ان کے استاد محترم تشریف لائے ہیں۔ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی اور ابا دونوں ہی چہرے سے بہت پریشان لگ رہے تھے۔ شاید انہیں بھی علم ہو چکا تھا کہ زیغم انسان نہیں جن زیادہ ہے۔ ابا، میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں پڑھ لکھ کر آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ ابا کی بات سننے کے بعد میں نے جواب دیا، ایسا تو بیٹا بہت انتظار کرنا پڑے گا، شادی کے بعد بھی آپ اپنے والدین کی مدد کر سکتی ہیں۔ استاد محترم نے کہا، اگر آپ کا شاگرد مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میرے والدین کے لیے ایک محل تعمیر کر کے دے دے گا تو اس کے بعد ہی میں اس سے شادی کروں گی۔ بغیر کسی جھجک کے میں نے کہا، آپ نے بہت بڑی شرط رکھ دی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ استاد محترم نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید وہ والدین کے لیے میری محبت محسوس کر کے مسکرائے تھے۔ انسانوں کے لیے مشکل ہے، جنات کے لیے اس میں کیا مشکل ہے؟ استاد محترم سے میں نے سوال کیا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جنات اشارہ کرتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اب معجزے نہیں ہوتے۔ محل بنانے کے لیے ہمیں بھی اینٹیں، سیمنٹ اور ریت کی ضرورت ہوگی، مستری مزدور مل کر تعمیر کریں گے۔ استاد محترم نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، یہ سب کچھ کرنا جنات کے لیے مشکل تو نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے بیٹا جی، گھر، مکان یا محل تعمیر کرنے کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے وہ سب پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ استاد صاحب نے جواب دیا، آپ کو بھی پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے؟ میں نے طنزیہ انداز سے پوچھا۔ پیسے محنت مزدوری سے کمائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بینک لوٹ کر محل تعمیر کریں، چوری کی اجازت تو کسی صورت بھی نہیں ہے۔ استاد محترم نے جواب دیا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ خود سوچ لیں۔ میں نے لاپرواہی سے جواب دیا، میں آپ کے مجبور کرنے پر یہاں آیا تھا، اب دیکھ لیا، کیا یہ لڑکی تمہاری دنیا میں رہ سکتی ہے؟ استاد محترم نے زیغم سے پوچھا، جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی عادی ہو جائے گی۔ زیغم نے نگاہیں جھکائے ہوئے ہی جواب دیا، تمہاری دنیا میں تمہارے بہت دشمن ہیں، کہ تم اس کی حفاظت کر سکو گے؟ پیسے کمانے کے لیے تمہیں مزدوری کرنا پڑے گی یا حرام طریقے سے کماؤ گے؟ استاد محترم نے ایک ایک بات پر زور دیتے ہوئے پوچھا، جب تم نے آدم زادی سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو میں نے اسی وقت اس لیے منع نہ کیا تھا، ورنہ پوری زندگی تمہیں اس بات کا شکوہ رہتا کہ میں نے تمہاری بات کو اہمیت نہ دی۔ بیٹا، انسان کی لالچ اور ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ آج محل کی خواہش کی ہے، کل اس سے بڑھ کر خواہش کی جائے گی جو پوری کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ استاد محترم نے زیغم سے کہا۔ افسوس بھری نگاہوں سے زیغم نے میری طرف دیکھا۔ میں اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس نے سر جھکا کر کہا۔ یہاں پر تم دین سے اختلاف کر رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ انسان مٹی سے اور جنات آگ سے بنے ہیں؟ کیا مٹی اور آگ ایک ہو سکتی ہیں؟ استاد محترم نے اب کی بار سخت لہجے میں کہا، تم اپنے راستے سے ہٹ چکے ہو، تم دنیا میں شیطانی طاقتوں سے برسر پیکار ہو، لیکن تم نے اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ دشمن تمہاری طاق میں ہے، تمہاری کمزوری اس لڑکی کی صورت میں ان کے سامنے آ جائے گی، کیا یہ ان شیطانی طاقتوں سے مقابلہ کر سکتی ہے؟ استاد محترم نے پوچھا۔ زیغم نے انکار میں سر ہلا دیا۔ ہمارا دین پر امن دین ہے اور اسی مکمل دین اسلام میں انسان اور جنات کی شادی سے منع کیا گیا ہے۔ کیا تم اسلام کے خلاف جا سکتے ہو جبکہ یہ رشتہ بھی شرط پر قائم ہو رہا ہے؟ استاد محترم نے پرزور انداز سے کہا، میں کوشش کروں گا کہ خود کو دین اسلام کے مطابق پابند کر سکوں، اور میں جانتا ہوں کہ شرطوں پر بننے والے رشتے مطلب کے ہوتے ہیں۔ زیغم نے افسردہ لہجے سے جواب دیا، اگر میں آپ لوگوں سے نہ ملتا تو ساری زندگی زیغم کو شکوہ رہتا۔ آصف صاحب، آپ محنت جاری رکھیں، ہم ہر طرح سے آپ کی مدد کریں گے۔ دن کو آپ دفتر سے آ جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی دکان کھول لیں۔ استاد محترم نے ابا کو مشورہ دیا۔ جی میں کوشش کروں گا، ابا نے مختصر جواب دیا۔ ہم جانتے ہیں اس کے لیے سرمایہ چاہیے، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، اسے قبول کرو۔ یہ انسانوں کی دی ہوئی رقم ہے، جو ہم کسی انسان کی مدد کرتے ہیں تو وہ خوش ہو کر ہمیں نذرانہ دیتے ہیں۔ انسانوں کی دنیا میں ہمیں بھی اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ استاد محترم نے ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی رقم ابا کی طرف بڑھائی۔ ابا حیران نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ رکھ لیں، یہ رقم امانت ہے آپ کے پاس، جب آپ کا کاروبار ترقی کر لے گا تو آپ نے کسی دوسرے شخص کو کاروبار شروع کروانا ہے،
میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ کبھی نہ رکے۔ استاد محترم نے ابا کی طرف دیکھ کر کہا اور زبردستی رقم پکڑا دی۔ میں بے وفا نہیں ہوں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہی ایک مسلمان کا ایمان ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ گی۔ میرے لیے تمہیں بھلانا بہت مشکل ہے، لیکن کوشش کروں گا، روندے ہوئے لہجے میں زیغم نے کہا اور منظر سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد استاد محترم بھی نظروں سے غائب ہو گئے۔ اللہ تمہاری مدد کرے۔ آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسو صاف کرتے ہوئے میں نے کہا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری کرے۔ ذات باری تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب زندگی میں تبدیلی آنے والی تھی۔ ابا نے دکان کھول لی تھی اور گھر کے حالات بدلنے لگے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔